हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज का जो सेशन है बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री में, जी हाँ फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि आईएनएम, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित पिछले 10 साल में जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस कर लेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, बीपीएससी टीआरई 3.0 के दृष्टिकोण से, इसीलिए इसको ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और अब जो भी करना है आखिरी प्रहार के रूप में करना है, क्योंकि समय अब बहुत कम रह गया आपके एग्जाम में, तो आप रिविज़न के तौर पर इस सेशन को लगाइएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 जो न्यू वैकेंसी 2024 में आई हुई है फ्रेंड्स, उसके लिए मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न बीपीएससी के द्वारा पिछले 10 साल में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में कवर कर लेंगे। यानी कि बीपीएससी टीआरई 3.0 मॉडर्न हिस्ट्री महा मैराथन सेशन है हमारा आज। सभी लोग एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और फटाफट इसका लिंक किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? आंसर सबको कमेंट करना है। और देखिए, जो भी करना है अब आपको आखिरी प्रहार के रूप में करना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रह गया है। फाइनल रिवीजन आपको करते चलना है और मैं आपके लिए इसी प्रकार के लगातार मैराथन सेशन लेकर के आपके एग्ज़ाम तक आते रहूँगा। फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा कि महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? देखिए, जो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा उसको भी ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे क्या होगा कि आपके एक प्रश्न के साथ साथ 2 से 3 प्रश्न जो है कवर होते चलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 17 अक्टूबर, यहाँ मैं लिख देता हूँ 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। अच्छा, कहाँ से हुई थी? तो ये पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा कब हुई थी, तो 17 अक्टूबर 1940 को। कहाँ से हुई थी? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। अच्छा, इसके प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि तीसरे सत्याग्रही कौन थे, तो अब आपको तीसरे सत्याग्रही का भी नाम याद रखना है, क्योंकि बीपीएससी यह प्रश्न पूछ लिया है। तो तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। ये तो राष्ट्रीय स्तर की बात हो गई। अब आते हैं बिहार स्तर पर। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पहले इसका मैं आंसर टिक लगा देता हूँ, ब्रह्मदत्त। अच्छा, बिहार में अगर हम बात करते हैं, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 नवंबर 1940 को। 28 नवंबर 1940 को हम बिहार की बात कर रहे हैं। 28 नवंबर 1940 को बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही बिहार में कौन थे? तो बिहार में प्रथम सत्याग्रही जो थे ये श्री कृष्ण सिंह थे। प्रथम सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। दूसरे सत्याग्रही बिहार में कौन थे? तो दूसरे सत्याग्रही जो थे ये आपके अनुग्रह नारायण सिंह थे। तो आप ये दो नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न करेंगे। अब देखिए, 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? श्रम विभाग जो है ये किसे सौंपा गया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में श्रम विभाग जो है यह बाबू जगजीवन राम को दिया गया था। बाबू जगजीवन राम, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और देखिए, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था और सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। सैयद अली जहीर को विधि विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। तो ये सारे पॉइंट्स अब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया था कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे, बताएंगे सभी लोग, आंसर कमेंट करिए। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे। तो फ्रेंड्स देखिए अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री जो थे ये लियाकत अली खान थे। लियाकत अली राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। हम लोग सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हम लोग आज इस सेशन में रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा सेशन रहने वाला है बट आपके लिए बड़ा ही यूजफुल है। देखिए भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए भारत के विभाजन के समय जेबी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी राइट आंसर हो जाएगा। और इनके इस्तीफे देने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जेबी कृपलानी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। कैबिनेट मिशन के सदस्य इनमें से कौन नहीं थे। देखिए कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था। कहाँ पर, दिल्ली आया था। और साइमन कमीशन बम्बे आया था, ठीक है ना। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया था और इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे और इनके अन्य दो सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका बेबल यह सदस्य नहीं थे, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन के। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत में आया, तो अभी मैंने आपको बताया था मार्च 1946 में आया था। मार्च 1946 में आया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन भारत 1946 में आया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप समूह को नया नाम दिया था। बताइए क्या नाम दिया था इन्होंने निकोबार द्वीप समूह को। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए आज़ाद हिंद फौज के साथ अंडमान निकोबार द्वीप को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने के बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने वहां अपना ध्वज फहराया और अंडमान द्वीप का नाम शहीद रखा। अंडमान द्वीप का नाम रखा था शहीद और निकोबार द्वीप का नाम स्वराज रखा था। निकोबार द्वीप का नाम रखा था स्वराज और अंडमान द्वीप का नाम क्या रखा था, शहीद रखा था। अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा था, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार द्वीप का स्वराज द्वीप रखा था। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहें, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े रहें। तो फ्रेंड्स ये कौन थे, तो ये सीलभद्र याजी थे। सीलभद्र याजी बिहार के एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस से जुड़े हुए थे। सीलभद्र याजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े थे और INA आंदोलन में भी उनके साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीलभद्र याजी, ठीक है ना। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया। नेताजी किस देश में जोड़ा गया, चलिए बताएंगे राइट आंसर। देखिए सुभाष चंद्र बोस के नाम से पूर्व नेताजी शब्द जो है जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया था। जर्मन विदेश मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जर्मनी राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इन्होंने 1939 में, सुभाष चंद्र बोस जी ने 1939 में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था और फ्री इंडियन लीजन नामक सेना का भी इन्होंने गठन किया था। तो साथ साथ यह भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था मार्च
1999 में, ठीक है, 1939 में, 1939 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमों के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, VVI क्वेश्चन है, ठीक है ना। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील कौन थे। तो देखिए फ्रेंड्स, 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई इत्यादि कर रहे थे। और वकीलों के इस समूह की अध्यक्षता जो है भोला भाई देसाई ने किया था। तो यहाँ पर देखिए भोला भाई देसाई राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है ना। भोला भाई देसाई राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैंने आपको नाम बताया है कि 1945 में लाल किले में आज़ाद हिंद फौज की सिपाहियों के प्रसिद्ध मुकदमे की पैरवी कैलाश नाथ काटजू, तेज बहादुर सप्रू, जवाहरलाल नेहरू, भोला भाई देसाई, ये सब कर रहे थे लोग, ठीक है ना। और इसकी अध्यक्षता भोला भाई देसाई ने किया था। तो यहाँ पर देखिए भोला भाई देसाई का नाम दिया गया है, अन्य नाम भी आपको याद रखना है। चलिए उसके बाद देखिए कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, इसमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है, चलिए बताइएगा। देखिए क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था, देखिए यहाँ पर दिया है क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942, ठीक है ना, मार्च 1942, मार्च 1942, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त 1942, अगस्त 1942, ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगस्त 1942। गवर्नर जनरल के पद पर लॉर्ड बेबल का आगमन, लॉर्ड बेबल का आगमन तो अक्टूबर, अक्टूबर 1943, अक्टूबर 1943, ठीक है ना, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ अक्टूबर 1943। और कैबिनेट मिशन का आगमन 1946, ठीक है, 1946। तो बताइए इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई है। तो सबसे पहले जो यहाँ पर हुई है आप देख सकते हैं मार्च 1942, क्रिप्स मिशन का आगमन, क्रिप्स मिशन का आगमन, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। चलिए स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न हमारा कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था, बताएंगे सभी लोग आंसर इसका कमेंट करिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होने के बाद जयप्रकाश नारायण ने बिहार में आज़ाद दस्ता गठित कर आंदोलन चलाया था। तो यहाँ पर देखिए भारत छोड़ो आंदोलन, क्लियर ना। और भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनको किस जेल में रखा गया था, तो हजारीबाग जेल में इनको रखा गया था। और राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। ये दोनों प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे। हजारीबाग जेल से, अच्छा हजारीबाग जेल में रखा किनको गया था, तो फ्रेंड्स जयप्रकाश नारायण को रखा गया था, ठीक है ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण जो है यह 9 नवंबर 1942 को और दीपावली की रात थी वह, ठीक है ना। तो यह पर्व भी एक बार पूछ लिया गया है BPSC के द्वारा, ठीक है ना। तो दीपावली की रात थी, उसी दिन ये जेल से अपने साथियों के साथ फरार हो गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धैर्यपूर्वक इस सेशन को देखिएगा, बड़ा ही यूजफुल सेशन है। देखिए 1942 ईस्वी में किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। देखिए त्यौहार का भी नाम पूछा गया है, तो अभी मैंने आपको बताया है दीपावली, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था, चलिए बताइएगा। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बम्बई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का एक गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था और इसे उषा मेहता के द्वारा जो है रेडियो संचालन करने के समूह की जिम्मेवारी दी गई थी और उसकी ये महत्वपूर्ण सदस्य थी उषा मेहता। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा उषा मेहता, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1888 में इलाहाबाद के किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1888 में इलाहाबाद में हुआ था आपका कांग्रेस का चौथा अधिवेशन
और इसमें दरभंगा के राजा ने इस अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान किया था। तो ये आपका राइट आंसर दरभंगा का राजा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करे। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर सभी लोग कमेंट करिएगा। सही आंसर इसका क्या होगा बताइएगा। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मोंटगोमरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। रॉबर्ट मोंटगोमरी नामक ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करते थे और याचना की कि ब्रिटिश के विरुद्ध बगावत करें। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। हो सकता है ये प्रश्न आपको नया मिला हो। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था। मिलाया कब गया था यह आपसे प्रश्न पूछा गया है। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया था। तो देखिए 1733 ईस्वी में। 1733 ईस्वी में जो है बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया था। ठीक है ना। बंगाल के तत्कालीन नवाब सुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भाग में बांटा था। सेंट्रल डिवीजन जिसमें पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल और मध्य बंगाल शामिल था। दूसरा था ढाका डिवीजन जिसमें पूर्वी और दक्षिण बंगाल शामिल थे। और तीसरा बिहार था और चौथा डिवीजन उड़ीसा था। ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। 1733 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। और बंगाल से बिहार अलग कब हुआ था ज़रा एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। चलिए सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। 2022 में यह बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। देखिए लॉर्ड माउंटबेटन ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का साहस और दूरदर्शिता के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया है। लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना या किन घटनाओं ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को सदमा पहुंचाया जिसने घोषणा किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। चलिए सभी ऑप्शन अब आपको दिख रहा है। राइट आंसर कमेंट करिएगा। राइट आंसर इसका सभी लोग कमेंट करेंगे। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान तथा शाही भारतीय जल सेना के विद्रोह जैसी घटनाओं से ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली को काफ़ी सदमा पहुंचा था और इन घटनाओं से प्रभावित होकर के उसने यह घोषणा की कि इससे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज़ाद हिंद फौज का सैन्य अभियान और शाही भारतीय जल सेना विद्रोह। ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे फ्रेंड्स कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने, देखिए अगला प्रश्न हमारा 5 ऑप्शन है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए प्रश्न पढ़िएगा कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। ठीक है ना। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया है। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखा है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट जो है यह किसका है। तो यह स्टेटमेंट मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का है। ठीक है ना। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं कि क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता और युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का है ये स्टेटमेंट। चलिए अगला प्रश्न है, खाली स्थान दिया गया है
जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द किसने लिखे हैं, बताइएगा, यह शब्द किसने लिखा है। तो फ्रेंड्स यह शब्द जो है यह लिखा किसने है, तो यह कथन एस गोपाल का है, यह कथन एस गोपाल का है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। 2022 में यह प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद देखिए पुस्तक इंडिया डिवाइडेड जो है यह लिखा किसने है। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है, तो देखिए इंडिया डिवाइडेड पुस्तक को लिखा है किसने, तो ये लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है और इस पुस्तक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 6 भागों में बांटा है। ठीक है ना, 6 भागों में बांटा है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और उन्होंने मुख्यतः जो है इस पुस्तक में भारत के विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा किया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि, ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की, बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा। प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने भारत में ब्रिटिश सरकार का सहयोग करने का निर्णय लिया था, क्योंकि उन्हें यह उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान करेगी। इसी सहयोग के कारण जो है महात्मा गांधी जी को ब्रिटिश का भारतीय सार्जेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रथम सत्याग्रही जो थे ये कौन थे, तो प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और तीसरे सत्याग्रही जो थे ये आपके ब्रह्मदत्त थे। चलिए अगला प्रश्न है कि नाउ और नेवर पॉम्पलेट किसने लिखा है। नाउ और नेवर पॉम्पलेट जो है यह लिखा किसने है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। नाउ और नेवर पॉम्पलेट को लिखा किसने है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है किसने, तो रहमत अली ने। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने ही 1933 में एक पर्चे में जिसका शीर्षक था अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि नाउ और नेवर, नाउ और नेवर, ठीक है ना, अंग्रेजी में इसको नाउ और नेवर और हिंदी में अभी नहीं तो कभी नहीं, उसी में एक नई अस्मिता के साथ एक अलग राष्ट्रीय दर्जे की मांग किया था। ठीक है ना, जिसे उन्होंने पाकिस्तान नाम दिया था। तो ये चौधरी रहमत अली थे। क्लियर, चलिए पाकिस्तान की मांग इन्होंने किया था, पाकिस्तान शब्द जो है इन्होंने ही गढ़ा था। देखिए सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, ठीक है ना, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है आपको खान अब्दुल गफ्फार खान को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है ना, खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन था, इन्हीं का था खुदाई खिदमतगार। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा कि इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने किया था, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। देखिए इंपेरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना जो है यह लॉर्ड कर्जन ने किया था 1901 में, लॉर्ड कर्जन ने किया था। कब, तो 1901 में। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य देशीय जो राजा थे नरेश थे उनके राजकुमारों एवं सामंतों के पुत्रों को सैनिक शिक्षा का प्रबंध करना था। ठीक है ना, लॉर्ड कर्जन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अध्यक्ष, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कहाँ पर, लखनऊ में। कब, 1936 में। किसने स्थापना किया था, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और इसी का नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा रखा गया था। ठीक है ना, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी और उसका नाम बदल करके अखिल भारतीय किसान सभा किया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन भी स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था, इसके अध्यक्ष थे। ठीक है ना, ये जो अखिल भारतीय किसान सभा है इसके ये अध्यक्ष थे। और इसके जो अगर हम बात करते हैं कि इसके सचिव कौन थे, तो इसके सचिव बनाए गए थे महासचिव एन.जी. रंगा, एन.जी. रंगा बनाए गए थे। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। और पहला जो सत्र था 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ठीक है,
और देखिए फ्रेंड्स, फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान सत्र का भी दूसरा सत्र चला था, जिसकी अध्यक्षता NG रंगा ने किया था। क्लियर, फैजपुर में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो देखिए बिहार में किसान आंदोलन की शुरुआत स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में हुई थी। और 1929 में जो है, याद रखिएगा, उन्होंने जो है 1929 में प्रांतीय बिहार किसान सभा का गठन किया था। ठीक है ना। और इसका विस्तार गाँव में करने में उन्हें मदद किसने किया था, तो कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यायन, पंचानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, इन लोगों ने किया था। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, ये लोग भी जुड़े हुए थे उनसे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था, तो अभी मैंने आपको नाम बता ही दिया, स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल संकृत्यायन, तो ये लोग जुड़े हुए थे। तो एक से अधिक यहाँ पर राइट आंसर होगा इसका। ठीक है ना। चलिए, फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था। फरवरी 1938 में बिहार की चुनी हुई सरकार ने किस कारणवश इस्तीफा दे दिया था, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजनीतिक बंदियों को छोड़ना। ठीक है ना। देखिए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडल का चुनाव हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स। और उसमें अगर हम बात करते हैं तो आपका जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था। ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए 1937 में चुनाव में राजनीतिक कैदियों की रिहाई कांग्रेस के प्रमुख मुद्दों में से एक था। और कांग्रेस की विभिन्न राज्य की सरकारों ने राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के प्रयास किया था, परंतु राज्य के गवर्नर ने इस प्रयास का विरोध किया था। और परिणाम स्वरूप जो है आपका उत्तर प्रदेश तत्कालीन संयुक्त प्रांत था। और बिहार की चुनी हुई कांग्रेस की सरकार ने फरवरी 1938 में इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र दे दिया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक फेल थे किंतु इंजन नहीं था, सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। हमें ऐसी कार दी गई है जिसमें सब ब्रेक थे परंतु उसमें इंजन ही नहीं था। तो बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने कहा था 1934 का भारत शासन अधिनियम जो है उसी के बारे में, 1935 का भारत जो अधिनियम है 1935 का, इसी के बारे में इन्होंने कहा था। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। किस डोगरा जनरल ने 1834 और 1841 के बीच लद्दाख, बाल्टिस्तान और तिब्बत के कुछ हिस्सों में सफल सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये जोरावर सिंह थे, जोरावर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जोरावर सिंह राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जोरावर सिंह। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जोरावर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के वायसराय के रूप में किसके कार्यकाल में महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। अच्छा, इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा कब दी गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे, इनको फांसी हुई थी कब। तो फ्रेंड्स ये याद रखना है आपको, कब हुई थी, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इनकी 23 मार्च 1931 को, 23 मार्च 1931 को याद रखिएगा। ठीक है ना, 23 मार्च 1931 को। और देखिए उस समय वायसराय कौन था, तो उस समय वायसराय जो था ये लॉर्ड इरविन था, लॉर्ड इरविन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, लॉर्ड इरविन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले निम्नलिखित में से कौन नील विद्रोह के नेता थे, नील विद्रोह के नेता इसमें से कौन थे, नील विद्रोह के नेता जो थे ये कौन थे, चले बताइएगा। 1859-60 में, 1859-60 में याद रखिएगा, 1859-60 में जो है बंगाल के नादिया जिले के गोविंदपुर गांव में प्रारंभ हुआ था नील विद्रोह, इंडिगो रिवॉल्ट। इसके नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास थे। दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले किसानों का शोषण जो है वो चित्रित है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर देखिए दिगंबर विश्वास और विष्णु चरण विश्वास नील विद्रोह के प्रणेता थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, चलिए बताएंगे सभी लोग इसका आंसर। देखिए फ्रेंड्स केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से, केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से जो है
प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 में आत्माराम पांडुरंग दादोबा पांडुरंग के द्वारा किया गया था। ठीक है, और 1869 में महादेव गोविंद रनाडे भी प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। क्लियर ना? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका आत्माराम पांडुरंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और दादोबा पांडुरंग भी थे इनके साथ। और 1869 में जो है महादेव गोविंद रनाडे MG रनाडे प्रार्थना समाज के सदस्य बने थे। 1867 में जो है इसकी स्थापना हुआ था, किसने किया था? तो आत्माराम पांडुरंग और दादोबा पांडुरंग के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। चलिए एक एक करके व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दांडी मार्च, तो फ्रेंड्स ये 1930 की घटना है। ठीक है ना। साइमन आयोग कब आया था? साइमन कमीशन, इसका गठन किया गया था 1927 में। और आया था कब? तो एक बार आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, चलिए पूना समझौता कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। और गांधी इरविन पैक्ट जो है यह कब हुआ था? तो पूना समझौता जो है ये आपका 1932 और गांधी इरविन पैक्ट 1931, 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931, डेट सहित याद रखना है। ठीक है, चलिए। और साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को आया था बॉम्बे। तो इसमें से अब आप लोग बताइएगा कि आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा, फिर आपका सी हो जाएगा, और फिर आपका डी हो जाएगा ना, फिर आपका सी होगा। BADC, BADC, जो कि BADC ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? BBI क्वेश्चन है। किसके द्वारा कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1784 में। याद रखिएगा कब हुई थी? 1784 में। किसके द्वारा किया गया था? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। और इस संस्था के तहत जो है महत्वपूर्ण भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ था। तो ये भी आप याद रखेंगे, विलियम जोन्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहिष्कृत भारत जर्नल किसके द्वारा शुरू किया गया है? बहिष्कृत भारत जर्नल जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो फ्रेंड्स यह शुरू किया है किसने? बहिष्कृत भारत जर्नल, तो ये बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा नामक एक संस्था भी इन्होंने बनाई थी। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने किया था? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने 1924 में, ये भी याद रखिएगा। और बहिष्कृत भारत जर्नल इन्होंने ही शुरू किया था। ठीक है, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है पहला और तीसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। ठीक है ना, भाग नहीं लिया था पहला और तीसरा में। ठीक है, दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। दूसरा गोलमेज, देखिए पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, दूसरा 1931 में हुआ था, और तीसरा 1932 में हुआ था। ये आप क्रम से याद रखिएगा। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है 1931 में इसमें कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसमें हिस्सा नहीं लिया था? तो हिस्सा इन्होंने नहीं लिया था पहला और तीसरा में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन पैक्ट, इसको दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था कब? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है ना, इसे आप याद रखिएगा, 5 मार्च 1931 को। चलिए तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन, जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुए थे, उसमें भाग किसने लिया था? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधित्व किया था। और इसके अलावा सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने भी आपका जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था उसमें हिस्सा लिया था। यहाँ पर आपका आपका भीमराव अंबेडकर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में हिस्सा लिया है। चलिए स्वराज दल की स्थापना बिहार में किसने की थी? बिहार में पूछा गया है, तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना किया गया था श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में। श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था बिहार में। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। क्लियर, श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा। चलिए
और वैसे आपको स्वराज दल की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था, ये तो आपको पहले से भी पता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था, कब तक वापस लेने की घोषणा किया था। चलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने जो है भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को, बताइएगा। तो देखिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया था कि ब्रिटेन जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत को स्वतंत्रता प्रदान करेगा। यहाँ पर देखिए जून 1948 राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आज़ादी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी प्रश्न बनता है, तो क्लीमेंट एटली याद रखिएगा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा किया गया था, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना, बताइएगा। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना किसने किया था, महात्मा गांधी जी ने किया था ना, महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी। 1932 में महात्मा गांधी के द्वारा ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना हुआ था, ठीक है। पहले इस संगठन का नाम क्या था, तो अस्पृश्यता निवारण संघ था, ठीक है, और 1932 में इसका नाम परिवर्तित करके ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया था। तो यहाँ पर महात्मा गांधी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक सन्यासी जो फिजी में, कहाँ पर, फिजी में, फिजी की राजधानी भी याद रख लीजिए, सुआ फिजी की राजधानी है, ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। एक सन्यासी जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर के आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता की जिक्र हो रहा है वह नेता कौन थे, चलिए बताइएगा ये कौन थे। तो फ्रेंड्स ये नेता थे कौन, तो ये बाबा रामचंद्र थे, बाबा रामचंद्र, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इन्होंने ही अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था, इसे भी आप याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका बाबा रामचंद्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका को संपादित किया गया था, चलिए बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था, तो यहाँ पर देखेंगे राइट आंसर अल हिलाल हो जाएगा। अल हिलाल और अल बलग, अल बलग इन्हीं की पत्रिका है, अल बलग, अल बलग ये भी आप याद रखिएगा। अल बलग किसकी है, तो आपका अबुल कलाम आज़ाद जी की, अल हिलाल भी इन्हीं की है, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, क्लियर। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये अबुल कलाम आज़ाद जी भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अल हिलाल, इंडिया विंस फ्रीडम, इंडिया विंस फ्रीडम, गुब्बारे खातिर, गुब्बारे खातिर इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है ना। जबकि यहाँ पर देख रहे हैं जमींदार और द कॉमरेड, जमींदार और द कॉमरेड रचना जो है यह सिराजुद्दीन एवं मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा की गई है, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा आपका जमींदार किसका है, तो जमींदार जो है ये आपका सिराजुद्दीन की है, और द कॉमरेड किसका है, तो कॉमरेड मोहम्मद अली का है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है, बताएंगे सही नहीं है इसमें से, राइट आंसर आप लोग कमेंट करिएगा, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए, करेक्ट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, एक बार सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिए, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिएगा गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था, ठीक है ना, तो यहाँ पर आपका ये सही दिया गया है। चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को से हाथ खींच लिया था, ये भी ठीक है, और 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बताइए इसमें से कौन सा जो है आपका सही नहीं है, यह आपसे पूछा गया है, बताएंगे सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा कि कौन सा जो है इसमें से आपका सही नहीं है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। देखिए महात्मा गांधी को जो है गिरफ्तार कब किया गया था, तो इनको गिरफ्तार किया गया था 1922 में, ठीक है ना, तो 1922 में हुआ था, तो यहाँ पर 1921 दिया गया जो कि आपका गलत है,
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सब ध्यान रखना है, इस तरह का प्रश्न जो है बीपीएससी अब पूछ रहा है। क्लियर। चलिए, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। चौरी चौरा कांड के बाद जो है 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निज़ाम, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या है? उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। उसका नाम था प्रजामंडल आंदोलन। इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है ना। चलिए, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? किसके द्वारा फहराया गया था? 1906 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, और इसी अधिवेशन में स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार एवं राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे, और स्वराज का झंडा दादा भाई नौरोजी ने फहराया था। तो यहाँ पर देखिए दादा भाई नौरोजी राइट आंसर इसका हो जाएगा। देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई सब दिखाई दे रहा है। बताइएगा कि प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, सभी लोग आंसर कमेंट करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये बंगाल विभाजन के समय में, ठीक है ना, बंगाल विभाजन के समय में 7 अगस्त 1905 का डेट आपको याद रखना है। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विधिवत घोषणा की गई थी। ठीक है ना, और इसी में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव भी पारित हुआ था। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। ठीक है ना, स्वदेशी आंदोलन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके बंगाल विभाजन पे, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बंगाल विभाजन के ही विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ था ना। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई किया था? किसानों की अगुवाई किसने किया था असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में? तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों की अगुवाई जो है यह किसने किया था? बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से जो है स्वामी विद्यानंद ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। स्वामी विद्यानंद ने किया था। किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, किसने किया था? स्वामी विद्यानंद ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्वामी विद्यानंद जी ने किया था। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग अगला प्रश्न कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो फ्रेंड्स, यह बचाया था किसने? तो ये बतक मियाँ थे। ठीक है ना, इनका नाम याद रखिएगा, बतक मियाँ, जो कि ये कौन थे? ये अंग्रेजों के रसोइया थे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए बतक मियाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कृष्ण सिंह जी के द्वारा, श्री कृष्ण सिंह जी के द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो यह आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अभी इससे पहले मैंने आपको ये प्रश्न कराया था। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न दूसरे भाषा में था लेकिन यही प्रश्न था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद देख लीजिएगा कि नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स देखिए, 6 अप्रैल 1930 से बिहार के सारण में जो है नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत हुई थी। सारण और चंपारण में सबसे पहले। ठीक है ना, इसको मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था। ठीक है, कहाँ पर? तो सारण और चंपारण क्षेत्र में हुआ था। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ई राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, नमक सत्याग्रह के दौरान कौन सा जो है आपका नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध कर का विरोध किया गया था? तो ये आपका कौन सा कर था फ्रेंड्स, बताइए। तो फ्रेंड्स, ये आपका चौकीदारी कर था। तो ऑप्शन में तो चौकीदारी कर कहीं दिया ही नहीं गया है ना। चलिए, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन, ठीक है ना, जो कि सबसे पहले बेतिया में चलाया गया था।
चलिए अगला प्रश्न हमारा कि 1929 में खुदाई खिदमतगार किसने संगठित किया था। खुदाई खिदमतगार मैंने आपको अभी बताया था कि खुदाई खिदमतगार ये संगठित किया था खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, ठीक है ना। और इन्होंने ही रेड शर्ट यानी कि लाल कुर्ती के नाम से जो है एक संगठन बनाया था, लाल कुर्ती के नाम से, यह भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। चलो उसके बाद देखिएगा कि डांडी यात्रा कितने दिन चली थी। डांडी यात्रा चली थी कितने दिन, डांडी यात्रा चली थी कितने दिन, डांडी यात्रा चली थी कब बताइए। तो दांडी यात्रा चली थी फ्रेंड्स 24 दिन तक। कितने दिन तक, 24 दिन तक चली थी। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी में इन्होंने सांकेतिक रूप से नमक बना करके नमक कानून तोड़ा और इसके साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो गया था। तो ये 24 दिन तक चला था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और इसमें कितने अनुयायियों ने भाग लिया था, तो 78, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था। प्रारंभ इन्होंने कहाँ से किया था, तो प्रारंभ इन्होंने दांडी से ही तो किया था, ठीक है ना। तो नहीं, साबरमती से किया था ना, साबरमती आश्रम से किया था। और ये दांडी पहुंच करके नमक बनाते हैं, नमक कानून तोड़ते हैं और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत होती है। तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न है हमारा कि बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था, चलिए बताइएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। करेक्ट आंसर बताइए, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था। चलिए बारदोली सत्याग्रह, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासक देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो ये कौन थे फ्रेंड्स, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेहरू का समाजवाद सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और 1927 में ये सोवियत संघ की यात्रा पर भी गए थे। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया था। 1929 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, यह आपका इसकी अध्यक्षता कहाँ पर हुई थी, किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। और देखिए इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसमें से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, ठीक है ना। और उन्होंने 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का जब 12 बजा तो इन्होंने जो है लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया था, ठीक है। और 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। और 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है था पहले, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, लाहौर में हुआ था। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था, तो अभी मैंने आपको बताया था कब, 26 जनवरी 1930 को, 26/1/1930 को। चलिए अगला प्रश्न है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है ना। चलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित हुआ था, बताइए। तो फ्रेंड्स ये पारित हुआ था आपका कहाँ पर, तो आपका 1929 के लाहौर अधिवेशन में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेहरू रिपोर्ट खाली स्थान दिया गया कि अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय क्या था। नेहरू रिपोर्ट, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए नेहरू रिपोर्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव जो थे लॉर्ड बिरकेनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। और उसने ही कहा था कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। और इस चुनौती को भारतीय द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए आपके 1928 में जो है सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया था, ठीक है। और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान, ठीक है ना, आपका प्रस्तावित संविधान प्रारूप प्रस्तुत किया था। और मोतीलाल नेहरू के नाम पर ही नेहरू रिपोर्ट इसका नाम पड़ा था।
इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका हो जाएगा मोतीलाल नेहरू भारत की संवैधानिक व्यवस्था है, ठीक है ना। चलिए, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है और इसे व्हाइटमैन्स बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था, यह किसने कहा था, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो ये कहा था सच्चिदानंद सिन्हा ने, सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया गया अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। गया में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बिहार में दूसरा अधिवेशन था और इसकी अध्यक्षता CR दास ने किया था, चित्तरंजन दास ने। किसने किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, चित्तरंजन दास ने किया था, ठीक है ना फ्रेंड्स। और 1912 में बांकीपुर पटना में हुआ था, उसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था, यह भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन जो है किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका गठन किया था मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे, ठीक है ना। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष बने थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे, ठीक है। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन किया गया था 1923 में। स्वराज दल की स्थापना किसके असफलता के बाद हुई थी, तो मैंने आपको बताया था असहयोग आंदोलन, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। देखिए फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है। चौरी चौरा जो है ये किस राज्य में है, तो देखिए चौरी चौरा जो है फ्रेंड्स यह उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर जिले में पड़ता है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चौरी चौरा कांड, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि साराबंदी आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। साराबंदी आंदोलन, साराबंदी आंदोलन बताइए। तो देखिए गुजरात की सूरत जिले में स्थित बारदोली में वर्ष 1928 में जो है राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र वह बन गया था और बारदोली के मेहता बंधु कल्याण जी और कुंवर जी मेहता तथा दयाल जी देसाई ने किसानों के समर्थन में 1928 में आंदोलन चलाया था और बाद में इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। क्योंकि पटेल जी के नेतृत्व में ही 1928 में कोई कर नहीं साराबंदी आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग, और यहाँ पर 1922 नहीं होना चाहिए था, 1928 होना चाहिए था, ठीक है ना। 1928 में हुआ था साराबंदी आंदोलन, जैसे कि मैंने आपको बताया है 1928 यहाँ पर सुधार कर लीजिएगा, ये गलती से आपका यहाँ पर आयोग ने एरर किया है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना को छोड़ा जबकि उनकी परीक्षा में मात्र 20 दिन ही बचे थे। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किसने छोड़ा था। तो फ्रेंड्स ये छोड़ा था किसने, तो राइट आंसर जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और जयप्रकाश नारायण को जो है आपको राष्ट्रीय स्तर पर इनको पहचान कब मिली थी, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ये भी प्रश्न बीपीएससी पूछता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। तो इन्होंने बताया था आपको चौरी चौरा का जो कांड हुआ था उसी के बाद, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, ये आपका चौरी चौरा कांड। उसके बाद देखिएगा कि लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओडायर को, अच्छा बीपीएससी प्रश्न क्या पूछेगा कि पहले ये प्रश्न कर लेते हैं, सर माइकल ओडायर को किसने गोली मारा था, माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था। तो फ्रेंड्स माइकल ओडायर को गोली मारा था उधम सिंह ने, उधम सिंह ने 1940 में, ठीक है ना। प्रश्न पूछता है बीपीएससी कि उधम सिंह ने किसको गोली मारा था, और ऑप्शन में माइकल ओडायर भी देगा और जनरल डायर भी देगा, ठीक है ना, इससे जनरल डायर भी दे देगा तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप लोग माइकल ओ डायर याद रखिएगा, ओ डायर, ठीक है ना, इन्हीं को गोली मारा था 1940 13 मार्च, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण त्याग दी थी, नाइटहुड की उपाधि इन्होंने किस कारण से त्याग दिया था। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। चलिए बताएंगे सभी लोग, इसका आंसर क्या होगा।
सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। जालियांवाला नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो फ्रेंड्स ये आपका रॉलेक्ट सत्याग्रह है। यह आपका कौन सा है? रॉलेक्ट सत्याग्रह है। ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा, रॉलेक्ट सत्याग्रह। रॉलेक्ट एक्ट के विरुद्ध में यह सत्याग्रह था। ठीक है ना, और जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को, 6 अप्रैल याद रखिएगा, 6 अप्रैल 1919 को जो है, 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। ठीक है, और जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कहाँ पर? अमृतसर में। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ था? भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है यह किस अधिनियम से हुआ था? तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन जो है यह भारत सरकार अधिनियम 1919 से हुआ था। ठीक है, 1919 ध्यान रखिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न करेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, कि 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह से कौन इसमें से संबंधित नहीं है? चलिए बताइएगा। तो देखिए, चंपारण आंदोलन में गांधी जी के साथ चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। महात्मा गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ठीक है, तो और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, ये सब नाम आप याद रखिएगा। ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया इसमें नहीं थे। ठीक है, राजकुमार शुक्ल जी खुद बुलाए थे गांधी जी को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में 3 कठिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था? कितना भाग अमानत रखा जाता था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कितना भाग अमानत रखा जाता था? राइट आंसर इसका क्या होगा? सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। कितना इसका करेक्ट आंसर होगा? कितना इसका करेक्ट आंसर होगा बताइए। तो फ्रेंड्स यह आपका 3/20 यानी कि 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा। ठीक है ना, इसी को 3 कटिया प्रथा कहा जाता था। ठीक है, 3 कटिया इसी को कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, आपके जमीन के जो 3/20वें हिस्सा में होता था, यानी कि 1 कट्ठा 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में नील की खेती अनिवार्य था। चले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जो है, इसमें से इंडिगो की खेती करने वाले किसानों के दमन का चित्रण किया गया है। नील दर्पण की रचना किसने किया है? नील दर्पण जो है यह किसकी रचना है? नील दर्पण जो है ये आपकी दीनबंधु मित्र की है। किसकी है? दीनबंधु मित्र की है। याद रखिएगा, नील दर्पण बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलो उसके बाद देखिए, चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की और गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? आकर्षित किसने किया था? तो ये महात्मा गांधी से 1916 के लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। कहाँ पर मिले थे? तो लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। ठीक है ना, और गांधी जी का ध्यान आपको चंपारण में जो नील के कृषक थे उनके तरफ आकर्षित किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। और ऑप्शन यहाँ पर देखिए डी करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, चलिए गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था? तो यही राजकुमार शुक्ल ने दिया था। निम्न में से कौन भारत में, यहाँ पर राजकुमार शुक्ल कहाँ पर दिएगा? ऑप्शन ए में दिया गया है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन, तो ये चंपारण सत्याग्रह है, 1917 में हुआ था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई किया था? गांधी जी ने पढ़ाई किस कॉलेज में किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, गांधी जी ने पढ़ाई जो किया था ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा पोरबंदर में हुई थी और इन्होंने हाई स्कूल, नाम क्या है, राजकोट में स्थित है अल्फ्रेड हाई स्कूल, यहीं से इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे अल्फ्रेड हाई स्कूल से इन्होंने प्राप्त किया था। और उन्होंने उसके उपरांत भावनगर स्थित श्यामलदास आर्ट कॉलेज में जो है नामांकन करवाया। ठीक है, उसके उपरांत फिर ये यूनिवर्सिटी के लिए लॉ की पढ़ाई मतलब पढ़े थे। तो यहाँ पर देखिए श्यामलदास कॉलेज भावनगर राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो ये स्वदेशी आंदोलन था। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया भी था, स्वदेशी आंदोलन था। ठीक है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता का टाउन हॉल में जो है इसकी घोषणा हुआ था। तो ये आप ज़रूर याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। क्लियर ना? चलिए, ये प्रश्न पूछा भी जाता है। और रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था, उस दिन
राखी बंधन दिवस के रूप में। चलिए, कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था किसके लिए? चलिए बताएंगे राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखेंगे तो सत्ता के हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर हो जाएगा। तो केवल 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका, केवल 2 ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 1946 में कैबिनेट मिशन जिसके अध्यक्ष भारत मंत्री लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस थे और 2 अन्य सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर थे, भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1918 में मॉन्टफोर्ट सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया था, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए और उन्होंने गठन किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे। तो उन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, ठीक है ना, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का, मॉन्टफोर्ट सुधार पर, ठीक है ना, मोंटेगू घोषणा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और इसी के कारण कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी मतभेद फिर से स्पष्ट हो गए थे और 1918 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक एक दल भी बना था, राष्ट्रीय उदारवादी संघ जिसको हिंदी में बोलेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो मैंने बताया था कि पवनार आश्रम, महाराष्ट्र से, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली शुरू किया था? चलिए VVI क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त जो है इस प्रणाली की शुरुआत किया था? तो बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, ठीक है ना, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग अब उत्तर प्रदेश में है। वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी जो है हॉल्ट मैकेंजी, इसी के द्वारा 1822 में जो है महालवारी बंदोबस्त जो है वो शुरू किया गया था, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। महालवाड़ी बंदोबस्त हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, इसमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स जून 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ की अध्यक्षता में 2 सीमा आयोग बंगाल और पंजाब का गठन हुआ था और इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण हुआ था। रेडक्लिफ लिखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। 1940 में पटना महिला विश्वविद्यालय की जो है महिला विद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज के द्वारा किया गया है? बताइए राइट आंसर क्या होगा। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया है बीपीएससी में। इसकी स्थापना जो है पटना महिला कॉलेज की स्थापना जो है, बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा सिस्टर्स ऑफ द एपिस्टोलिक कॉर्मेल, ठीक है ना, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए, सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कॉर्मेल के द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्न में से किस अधिनियम में भारत में पृथक निर्वाचक मंडल आरंभ हुआ था? भारत में पृथक निर्वाचन मंडल जो है यह आरंभ हुआ था आपका कब? तो 1909 का जो आपका भारत परिषद अधिनियम था, जिसको कि हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पार्लियामेंटो, ठीक है ना, पार्लियामेंटो इन्हें बोलते हैं, शायद पार्लियामेंटो ही बोलते हैं इसको, ठीक है ना, हाँ उसी में हुआ था, क्लियर। और इसके द्वारा ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई थी, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लॉर्ड मिंटो को जो है पाकिस्तान का जनक मानते हैं, ये भी प्रश्न बनता है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया पुस्तक को लिखा किसने है? तो अनहैप्पी इंडिया को लिखा है लाला लाजपत राय ने। बाल गंगाधर तिलक ने केसरी और मराठा और एनी बेसेंट ने कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, एनी बेसेंट का कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया याद रखिएगा, ठीक है ना। और बाल गंगाधर तिलक का केसरी और मराठा, और लाला लाजपत राय का अनहैप्पी इंडिया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का इंडिया डिवाइडेड, ठीक है ना। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी है? इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखा है? इंडिया फॉर इंडियंस को लिखा है किसने? तो फ्रेंड्स इसको लिखा है चित्तरंजन दास ने। किसने? चित्तरंजन दास ने। चलो उसके बाद देखिए, सरदार उधम सिंह ने किसको मारा था? प्रश्न आ गया ना, जनरल डायर, माइकल ओडायर, मैंने आपको बताया था ना, तो याद रखना आपको, किसको मारा था इन्होंने? माइकल ओडायर को, ठीक है।
तो यहाँ पर माइकल ओडायर हो जाएगा, माइकल ओ डायर को मारा था। ठीक है ना फ्रेंड्स, याद रखिएगा 1940 में, 1940 में। देखिए बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार किया था? चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये आपको बताया था मैंने सविरा अज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है ना, और चौकीदारी कर बंदी आंदोलन सर्वप्रथम पश्चिम चंपारण बेतिया में चालू हुआ था। तो यहाँ पर देखिए सविरा अज्ञा आंदोलन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये राजकुमार शुक्ल थे। देखिए 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था। ये आपके चंपारण का जो विषय था, चंपारण का जो नील वाला, ये चर्चा उठा था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये प्रश्न पिछले बार बीपीएससी टीआरई में पूछा गया है। तो ये राजकुमार शुक्ल थे, गांधी जी को इन्होंने ही निमंत्रण किया था। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना एक बार सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी और किसके नेतृत्व में हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी, 1913 में हुई थी। लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में हुई थी। ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा, यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी, सैन फ्रांसिस्को में। चलिए अगला प्रश्न है कि चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? तो देखिए चटगांव शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य सेन ने आयोजित किया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था। IRA की स्थापना इन्होंने, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना इन्होंने बंगाल में किया था। ठीक है ना, और इनके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, ये नाम याद रखिएगा, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त और टैगराबल प्रमुख थे। ठीक है ना, कहाँ पर किया था इन्होंने IRA की स्थापना? तो बंगाल में किया था। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध की घोषणा किया था और सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के जो सदस्य थे चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण किए और हथियारों पर कब्जा कर लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार किया गया था, 1933 को। ठीक है, 1933 को किया गया था और उन पर मुकदमा चलाया गया और 1934 में इनको फांसी दिया गया था। ये जो घटना है चटगांव शस्त्रागार छापामारी की, ये कब की घटना है? तो 1930 की घटना है। ठीक है, इसको आप जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए सूर्य सेन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बीपीएससी इस प्रश्न को पूछता है। तो देखिए 1913 में हुआ था अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना पटना में। किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये सचिंद्र सन्याल ने किया था। किसने किया था? सचिंद्र सन्याल ने किया था। इसको आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, इसके रचयिता कौन है? तो फ्रेंड्स देखिए यह जो गीत है यह लिखा किसने है? तो इसको लिखा है फ्रेंड्स बिस्मिल अजीमाबादी ने। बिस्मिल अजीमाबादी, याद रखिएगा इनका वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। ठीक है ना, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा मैंने बताया था ना बिस्मिल अजीमाबादी, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कोई भी नहीं है। यहाँ पर राम प्रसाद बिस्मिल दिया गया है, बिस्मिल अजीमाबादी की है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर है, बीपीएससी ने भी यही आंसर दिया है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती में किन क्रांतिकारियों की फांसी की सज़ा दी गई थी? काकोरी ट्रेन डकैती में जो है किन क्रांतिकारियों को फांसी की सज़ा दी गई थी? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स काकोरी ट्रेन की घटना जो है यह हुई थी कब? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुई थी। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और इसमें फांसी दिया गया था किसको? तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। राम प्रसाद बिस्मिल के अलावा अशफाक उल्ला खान, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी की सज़ा हुई थी। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए, किसने कहा था कि जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह कथन किसका है, बताइए, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स देखिए, यह कहा था महात्मा गांधी जी ने। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। उपयुक्त कथन महात्मा गांधी जी का है, जो उन्होंने लुई फिशर को एक साक्षात्कार में दिया था, जो उसमें कहा था। ठीक है ना, महात्मा गांधी कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होगा। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किसने किया था? बकरी का टापू नेपाल में है। कहाँ पर पड़ता है बकरी का टापू? तो फ्रेंड्स ये नेपाल में है। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आज़ाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है ना, किसने? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। इसको आप याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जयप्रकाश नारायण। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? ये प्रश्न बीपीएससी बार बार पूछता है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। किसने स्थापना किया था? तो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, और इस पार्टी का प्रथम सम्मेलन 1934 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो है आचार्य नरेंद्र देव जी के द्वारा किया गया था और जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। चलिए, चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? चंपारण आंदोलन जो था यह मुख्यतः किसके विरोध में था? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, यह किसके विरोध में था? तो फ्रेंड्स, यह नगदी फसल, चूँकि नील के विरोध में था। जो नील कृषक थे उन्हीं के जो दुर्दशा थी, उन पर जो अत्याचार हो रहा था उसके विरोध में था। और नील क्या है? एक नगदी फसल था, नगदी फसल है। तो इस प्रकार से नगदी फसल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो तीन कटिया पद्धति थी उसी का विरोध किया गया था। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से प्रारंभ कब से किया था? मुस्लिम लीग ने अपना जो अधिवेशन है वार्षिक, उसको नियमित रूप से प्रारंभ कब किया था? तो देखिए, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी ढाका में। और फ्रेंड्स, इसके बात करते हैं तो 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था और फिर 1908 में अमृतसर में हुआ। उसके बाद क्या हुआ? मुस्लिम लीग का अधिवेशन अनियमित रूप से देश में विभिन्न शहरों में आयोजित हुआ था। तो इस प्रकार से इसका आंसर देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, लेकिन बीपीएससी ने इसका आंसर 1925 माना हुआ है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कि 1906 के लंदन में अभिनव भारत 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर ने। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, विनायक दामोदर सावरकर ने। और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में जो है इंडिया हाउस की स्थापना किया था। यह भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने किया था। चलिए, उसके बाद देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो दूसरा सम्मेलन था, कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो दूसरा अधिवेशन था ये कोलकाता में हुआ था दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में। और इसमें जो है फ्रेंड्स कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करते हैं मुस्लिम प्रतिनिधियों की तो 2 संख्या थी। वहीं आपका पहले में 2 थी। ठीक है ना, पहले में 2 थी और दूसरा में प्रश्न पूछा गया है उसमें 33 थी। ठीक है, 33 थी और तीसरे में 81 थी, चौथे में 221 पहुंच गई थी। ठीक है, तो ये सब आप याद रखिएगा। चलिए, पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने किया था, बताइए? तो इसकी स्थापना जो किया था फ्रेंड्स, ये महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। ठीक है ना, महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। 1870 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। आर्य समाज की स्थापना 1875 में जो है किसने किया है? तो फ्रेंड्स, दयानंद सरस्वती ने किया है। इनकी पुस्तक का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए 1902 में लॉर्ड कर्जन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया था। वे कौन थे? विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था किसने? तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, कर्जन ने किया था। किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। ठीक है ना, 1902 में। किसकी अध्यक्षता में किया था? तो सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में। सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में। टॉमस रैले की अध्यक्षता में। ठीक है ना, विश्वविद्यालय आयोग का गठन इसने किया था 1902 में। ठीक है, और देखिए, इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्य थे,
सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। दो नाम याद रखिएगा, सैयद हुसैन बिलग्रामी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी। तो यहाँ पर देखिए हुसैन बिलग्रामी, ठीक है ना, सैयद हुसैन और न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। तो फ्रेंड्स ये सब आप ध्यान रखिएगा। तेभागा आंदोलन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ था। बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तेभागा आंदोलन। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए तेभागा आंदोलन जो है 1947 ईस्वी में बंगाल का एक प्रसिद्ध किसान आंदोलन था, जिसके तहत किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने हेतु संघर्ष प्रारंभ किया था। फ्लाइड कमीशन, ठीक है ना, फ्लाइड कमीशन याद रखिएगा, फ्लाइड कमीशन। फ्लाइड कमीशन की जो सिफारिश थी उसके अनुरूप लगान की दर को 1/3 करने के लिए संघर्ष प्रारंभ किया था और किसान सभा के नेतृत्व में लड़ा गया था यह आंदोलन, ठीक है ना। जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था और यह आंदोलन जो था इसमें महत्वपूर्ण कृषक नेता कंपा राम सिंह और भुवन सिंह थे। तो यहाँ पर देखिए ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना, कंपा राम सिंह और भुवन सिंह, ये आप याद रखिएगा। चलिए 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति जो है ये 10 मई 1857 को 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी, मेरठ से हुआ था, ठीक है ना, याद रखिएगा मेरठ, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरठ, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो था यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। और जो वारेन हेस्टिंग था 1774 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था, जबकि भारत का विलियम बेंटिक था। ऑप्शन में नहीं है, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे, बताइएगा। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अरविंद घोष, अरविंद घोष करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि कर्जन वायली की हत्या के आरोप में किससे मृत्युदंड दिया गया था। कर्जन वायली की हत्या के आपके विरोध में आरोप में, तो कर्जन वायली की हत्या जो है आपका 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने किया था, गोली मार दिया था, ठीक है, और इन्हीं को हुआ था, मदन लाल ढींगरा को। याद रखिएगा 1909 में इनको फांसी की सज़ा 17 अगस्त के दिन दी गई थी मदन लाल ढींगरा को। चलिए बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, तो बंगाल विभाजन की घोषणा 19 जुलाई 1905 को हुआ था, ठीक है, और बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने लिखा है, बताइएगा। मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह लिखा है किसने। तो फ्रेंड्स इसको लिखा है W हंटर ने। उसने अपनी पुस्तक द इंडियन मुसलमान में यह लिखा था कि मुसलमान यदि खुश हैं और संतुष्ट हैं तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, द इंडियन मुसलमान इसी की है, याद रखिएगा। चलिए बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा है कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका आंसर, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा, तो यह स्टेटमेंट किसका है फ्रेंड्स, यह स्टेटमेंट सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ठीक है ना। चलिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे। तो इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में 1905 में किसने किया है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। तो मैडम कामा ने 1907 में, कब, 1907 में भारत का जो तिरंगा झंडा था इसको फहराया था कहाँ, यह आपसे पूछा जा रहा है। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स इन्होंने जो है आपको 1907 में कहाँ पर, तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में भारतीय स्वाधीनता का झंडा सर्वप्रथम फहराया था, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और इनको जो है
मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी यानी कि भारतीय स्वतंत्रता की जननी इनको कहा जाता है मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा स्टुटगार्ट जर्मनी याद रखिएगा। चलिए, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो अभी मैंने आपको बताया है किसको कहा गया है, मैडम भिखाजी रुस्तम कामा को। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर के रहूँगा, यह किसने कहा है? सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए, आगे बढ़े हम लोग। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी का है। चलिए, उसके बाद देखिए पटना युवक संघ की स्थापना पूछा जा रहा है। पटना युवक संघ की स्थापना जो है यह कहाँ पर हुई थी? पटना युवक संघ की स्थापना जो है, बताइए राइट आंसर। तो 1927 में पटना युवक संघ की स्थापना मनिंदर राय के नेतृत्व में हुई थी। मनिंदर राय के बिहार स्पेशल वाला अगर सेशन आपने अब तक नहीं देखा है तो देखिए 2-3 दिन पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है, जाकर के देख लीजिए, आपके एक भी प्रश्न बिहार से संबंधित नहीं छूटेगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? मदरलैंड को प्रकाशित किसने किया था? तो फ्रेंड्स ये आपको मौलाना मजहरूल हक ने किया था, सदाकत आश्रम से। ठीक है ना, सदाकत आश्रम से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए मौलाना मजहरूल हक राइट आंसर हो जाएगा। किसान क्या करे किसने लिखी है? किसान क्या करे, बताइए किसान क्या करे नामक पुस्तक जो है यह लिखा किसने है? तो फ्रेंड्स यह लिखा है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने लिखा है किसान क्या करे। ठीक है, चलिए, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया था? जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया? तो एम.एन. हल्दर ने किया था। ठीक है ना, एम.एन. हल्दर ने किया था, इसको आप ध्यान रखिएगा, एम.एन. हल्दर ने किया था। यहाँ पर एस.एन. हल्दर दिया गया है। ठीक है ना, चलिए, एस.एन. हल्दर ने किया था। बम्बई योजना में प्रस्ताव था, बम्बई योजना में प्रस्ताव था, बॉम्बे प्लान 1944-45 में भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी और इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्ताव के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था में तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपकरणों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है ना, तीव्र आर्थिक विकास दर भी है और कुछ पूंजीवादी विशेषताओं के परित्याग का भी है। तो यहाँ पर देखिए एक से अधिक वैसे भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत किसने किया था? बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 1920 के मध्य में हिंदुस्तानी सेवा दल की शुरुआत जो है यह किया था किसने? एन.एस. हर्डिकर ने किया था, एन.एस. हर्डिकर ने किया था। हिंदुस्तानी सेवा दल या हिंदुस्तानी सेवा मंडल की शुरुआत स्वतंत्रता सेनानी एवं कांग्रेस नेता डॉक्टर एन.एस. हर्डिकर ने किया था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? साइमन कमीशन को किसकी अध्यक्षता में? तो 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसकी अध्यक्षता में? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बताइए? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसे व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें एक भी भारतीय नहीं थे। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान नेता मोतीलाल तेजावत संबंधित है। मोतीलाल तेजावत किसान नेता है, ये संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह संबंधित है मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से। ठीक है ना, इन्होंने वनवासी संघ की स्थापना किया था और 1920 के दशक में इसी आंदोलन का नेतृत्व किया था, वनवासी संघ के। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए जिमरमैन योजना से संबंधित व्यक्ति कौन थे? जिमरमैन योजना, अच्छा जिमरमैन योजना की बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी से शस्त्र एवं गोला बारूद मंगवाने का योजना विदेश में रह रहे भारतीयों की सहायता से बनाई थी, जिसे हिंदू जर्मन षड्यंत्र तथा जिमरमैन योजना का नाम दिया गया था। लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, वीरेंद्र नाथ चटर्जी, ये तीनों इस योजना से संबंधित थे। ठीक है, और इन लोगों ने मिलकर के जर्मनी के सहयोग से इस योजना के तहत 1915 में बर्लिन कमेटी की स्थापना भी किया था। तो जिमरमैन योजना राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है ना, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? 1857 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने
3 दिवसीय तमाशा कह करके संबोधित किया है? बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स इसको कहा है अश्विनी कुमार दत्त ने। किसने? अश्विनी कुमार दत्त ने, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। होम चार्जेज या ब्रिटेन में भारतीय सरकार के खर्चे में समाहित थे। सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो इसमें फ्रेंड्स भारतीय सरकार के खर्चे में ब्रिटिश भारतीय अधिकारियों की पेंशन, उसके बाद बात करते हैं तो आपका भारत में खरीदे गए सैन्य एवं अन्य भंडार, ठीक है। उसके बाद रेलवे के निवेशकों को गारंटीड ब्याज, ये सभी शामिल थे। तो यहाँ पर देखिए तीनों हैं यहाँ पर, तो इसलिए उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सेल्फ गवर्नमेंट के उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने 1913 में अपनाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ही ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि इंडियन एसोसिएशन का नेतृत्व किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में, याद रखिएगा फ्रेंड्स, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो एक से अधिक यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक, ठीक है ना। चलिए हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? हिंदू पैट्रियट का संपादक कौन था? बताइएगा, हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, कलकत्ता से प्रकाशित होने वाला था द हिंदू पैट्रियट, ठीक है, हिंदू पैट्रियट, और यह प्रारंभ हुआ था 1853 में। गिरीश चंद्र घोष के संपादकत्व में यह हुआ था, और 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने थे। तो यहाँ पर हरीश चंद्र मुखर्जी का नाम दिया गया है, ठीक है ना, तो इसे आप ध्यान रखेंगे, हरीश चंद्र मुखर्जी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि रजनी पामदत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक संगठन के बारे में कहा है कि वे साम्राज्यवाद से भी लड़ते थे और सहयोग भी उनका करते थे? तो यह कहा इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। किसके बारे में कहा है इन्होंने? तो याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में रजनी पामदत्त जी ने कहा है, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न करेंगे कि 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया? सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है 1905 में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया है? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन में इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? बताएंगे यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन लॉर्ड कर्जन का है। यह प्रश्न पिछले बार बीपीएससी टीआरई में भी पूछा गया है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए यह कथन किसका है? आपका लॉर्ड कर्जन का है, ठीक है ना। चलिए और देखिए फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। तो 1930 में इसने मद्रास के गवर्नर को लिखा कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ, ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन का है। चलिए उसके बाद देखिए किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था और न ही यहाँ उनके द्वारा सोचा ये योजनाबद्ध किया गया था। यह स्टेटमेंट किसका है? तो यह स्टेटमेंट जो है यह सर सैयद अहमद खान का है, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित है और न ही यह उसके द्वारा सोचा यह योजनाबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न हमारा कि पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? सिंपल सा क्वेश्चन है बट इम्पॉर्टेंट है। दादा भाई नौरोजी की है यह पुस्तक, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा किस वर्ष में एक भारतीय महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी? भारतीय महिला की बात हो रही है। अगर पहली महिला पूछता ना तब तो एनी बेसेंट हो जाता, लेकिन यहाँ भारतीय महिला पूछा है तो आपका 1924 के बेलगाम 1924 का जो कानपुर अधिवेशन था, एक मिनट रुक जाए, 1924 ने 1925 में ना था, 1924 का तो बेलगाम अधिवेशन था, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने किया था। 1925 में जो कानपुर अधिवेशन हुआ था इसी की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने किया था। तो 1925 ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और 1924 का बेलगाम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता मात्र एक बार महात्मा गांधी जी ने किया था।
और 1917 का कलकत्ता अधिवेशन जो था, इसी की अध्यक्षता पहली महिला जो थी एनी बेसेंट, उन्होंने किया था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और इस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ था? बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यह कहा था किसने? तो यह कहा था डॉक्टर एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? डॉक्टर एस.एन. सेन ने कहा है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति किसने प्रारंभ किया था? मद्रास में रैयतवाड़ी पद्धति को स्टार्ट किसने किया था? तो देखिए इस पद्धति को थॉमस मुनरो ने प्रारंभ किया था, ठीक है ना। मद्रास में थॉमस मुनरो ने किया था। चलिए, और अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने किया था। जॉन शोर ने अस्थाई बंदोबस्त की योजना बनाई थी, ठीक है। चलिए, और महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने, अभी मैंने आपको बताया है। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? आ गया प्रश्न। 1924 का बेलगाम अधिवेशन था। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। इसको याद रखिएगा। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था, ठीक है। ये भी प्रश्न बन सकता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था, ठीक है। और 1893 में लाहौर अधिवेशन में और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स 1885 में एओ ह्यूम ने किया था। और 1885 में वायसराय कौन था जब उसकी स्थापना हुआ था? तो लॉर्ड डफरिन था, ठीक है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष जो है भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? चलिए बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी दूसरे भारतीय थे जिन्होंने जो है आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किया था। और इनको हटाया गया था कब? जब हटाया गया था तो ये आपकी 1874 में हटाया गया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये 1874 में हटाया गया था और इनकी नियुक्ति हुई थी आपके बांग्लादेश में जो सिलहट है वहीं पर असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद में। 1874 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो अभी मैंने बताया था आपको कि 1886 का जो आपका कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था कलकत्ता वाला, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, उसी अधिवेशन में इंडियन एसोसिएशन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय हुआ था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना पूछा जा रहा है किसने किया था? तो 1876 में मैंने बताया आपको किसने किया था। 1876 में जो है किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। तो यहाँ पर देखिए सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया है, आनंद मोहन बोस का भी नाम याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने किया है? बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है ना, और ये आपका इंडियन एसोसिएशन था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता, ठीक है, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी ने किया है। यहाँ पर देखिए बदरुद्दीन तैयब जी, तो ये तीनों लोग थे, तो एक से अधिक राइट आंसर होगा, ठीक है, 1885 में। चलिए, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो देखिए प्रथम जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन नियमित जनगणना कराई जा रही है कब से? तो देखिए नियमित जनगणना जो कराई जा रही है ये आपकी किसके समय से कराई जा रही है? तो लॉर्ड रिपन के समय से कराई जा रही है नियमित जनगणना 1881 से, लॉर्ड रिपन के समय से, ठीक है ना। चलिए, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? स्वामी सहजानंद जो है ये संबंधित किससे हैं? बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जो है ये बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित है, स्वामी सहजानंद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया था? बताइएगा। तो फ्रेंड्स, पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम को 1900 ईस्वी में पारित किया गया था, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया था, ठीक है ना। 1900 यहाँ पर ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम भारतीय मैंने बता दिया, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी, जो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किया था, याद रखिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया है। सत्यशोधक समाज की स्थापना बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में किसने किया था, ज्योतिबा फूले ने किया था। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले जी ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर है। अच्छा, गुलामगिरी पुस्तक किसकी है। गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है। गुलामगिरी इन्हीं की पुस्तक है, याद रखिएगा गुलामगिरी। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था। तो धर्म संसद में भाग किसने लिया था 1893 में, तो बताएंगे राइट आंसर स्वामी विवेकानंद जी ने। स्वामी विवेकानंद जी ने लिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, और विवेकानंद जी को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कह सकते हैं हम लोग, या कहा भी जाता है। चलिए, यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सी क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। यदि नील की खेती करने से छूट चाहते तो नील के किसानों को कौन सा क्षतिपूर्ति कर देना पड़ता था। तो फ्रेंड्स देखिए, इनको देना पड़ता था कौन सा, तीवान इसको बोला जाता था। इसको क्या बोला जाता था, इसको तीवान बोला जाता था, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तमान सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, और 3 कट्ठिया पद्धति के बारे में आपको पता ही है, 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है, इसी को 3 कट्ठिया पद्धति कहा जाता था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। 1928 में बिहार में रविदास सभा का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये किया था जगजीवन राम ने। जगजीवन राम ने किया था। जगजीवन राम ने अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और उन्होंने 1935 में अस्पृश्यों के समानता के लिए, ठीक है ना, जो अस्पृश्यता से जो संबंधित लोग थे उनकी समानता के लिए जो है यह एक समर्पित संगठन था। क्लियर, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। चलिए, आपको रविदास सभा का गठन याद रखना है, किसने किया था, जगजीवन राम ने किया था। चलिए, पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन सा था। पटना से प्रकाशित होने वाला जो प्रथम अंग्रेजी अखबार था वो कौन था, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका नाम है द बिहार हेराल्ड, ठीक है ना, और गुरु प्रसाद सेन के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था 1875 में। गुरु प्रसाद सेन, ये नाम बड़ा महत्वपूर्ण है, गुरु प्रसाद सेन, ठीक है ना, याद रखिएगा। द बिहार हेराल्ड 1875 में। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बायकॉट और स्वदेशी आंदोलन के समर्थन में किस स्थान में गोल्डन लीग की स्थापना हुई थी। ये प्रश्न 2-3 बार बीपीएससी पूछ लिया है। गोल्डन लीग की स्थापना 1900 कब हुई थी, बताइए। गोल्डन लीग की स्थापना कब हुई थी। ये आपका देवघर में हुआ था गोल्डन लीग की स्थापना, ठीक है ना, जो कि अब झारखंड में पड़ता है देवघर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें किसका अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा के अनुयायी जो हैं उन्हें किसका अवतार मानते थे, तो ये किसको उनको मानते थे, किसका अवतार, सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स उनको धरती अब्बा का अवतार मानते थे, ठीक है ना, धरती अब्बा का अवतार मानते थे। बिरसा मुंडा ने 1895 में स्वयं का भगवान का दूत घोषित किया था, और बिरसा मुंडा के अनुयायी उन्हें धरती अब्बा यानी कि धरती आबा का अवतार मानते थे, ठीक है ना। और बिरसा मुंडा अपने समर्थकों को सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह देते थे, सिंह बोंगा की, ठीक है ना, सिंह बोंगा की पूजा करने की सलाह देते थे, सिंह बोंगा, याद रखिएगा, धरती अब्बा राइट आंसर होगा। चलिए, और बिरसा मुंडा जो थे, ये मुंडा विद्रोह 1899-1900 में हुआ था, इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है ना, और इसको उलगुलान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। बिरसा मुंडा के गुरु थे आनंद पांडे, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखिएगा। मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है, यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट किसका है, तो ये वीर कुंवर सिंह जी का है, ठीक है ना। कुंवर सिंह बिहार में 1857 की क्रांति के ये हीरो थे, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि पुनः याद रखें कि अब यह झंडा लहरा गया है और यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक कि एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स यह कथन जो है यह लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था, और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है ना। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकर को किस नाम से भी जाना जाता है? चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स इसको वेथी कहा जाता है, ठीक है ना, इसको वेथी कहा जाता था और लोगों से बिना मजदूरी के काम करवाने को बेगार कहा जाता था, ठीक है ना, तो इसको वेथी कहा जाता था। चलिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से जाना जाता था? तो इसको लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता था, यानी कि रेड शर्ट्स के नाम से जाना जाता था, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक्का आंदोलन चलाया गया था? एक्का आंदोलन जो है ये चलाया गया था कहाँ पर? तो एक्का आंदोलन चलाया गया था अवध में। एक्का आंदोलन चलाया गया था अवध में। एक्का आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी थे। कौन थे? मदारी पासी थे, ठीक है। चलिए, एक्का आंदोलन अवध में चलाया गया था। चलिए, भारतीय इतिहास के औपनिवेशिक काल के संदर्भ में आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। एक तरफ व्यक्ति हैं, दूसरी तरफ विषय दिया गया है। मैकडोनाल्ड ने जो है आपको क्या होगा, कम्युनल अवार्ड की घोषणा किया था। उसके बाद देखिए आपका लिनलिथगो जो है आपका क्या हो जाएगा, लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव इसके समय में। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था और चेम्सफोर्ड ने आपका द्वैध प्रशासन 1919 आपको याद होगा। तो इस तरह से इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला प्रश्न है कि पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स देखिए, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना जो है यह 1909 में हुई थी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा, 1909 में हुई थी, 1909 में हुई थी। और राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू सभा की स्थापना 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले के दौरान किया गया था। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, पंजाब हिंदू सभा 1909 में। देखिए, एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है। यह कथन किसका है? बताइएगा। एक अच्छी यूरोपीय पुस्तकालय की अलमारी भारत तथा संपूर्ण अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह कथन किसका है? चलिए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह स्टेटमेंट है टीबी मैकाले का, ठीक है ना, मैकाले का स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और मैकाले ने भारतीय संस्कृति की उपेक्षा करते हुए अंधविश्वासों का भंडार बताया है इसे, ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। नील दर्पण ये किसकी है? नील दर्पण बताइए। नील दर्पण जो है दीनबंधु की है, दीनबंधु मित्र की, ठीक है। चलिए उसके बाद माइकल मधुसूदन दत्त ने किया है। लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पारित किया गया था? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। तो पारित यह 1904 में किया गया था और 1902 में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया था। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, विश्वविद्यालय आयोग गठित 1902 में किया गया था और पारित किया गया था इस अधिनियम को 1904 में। चलिए, किस कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में किसकी कानूनी सहायता के लिए जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे? यानी कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है 1893, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये आपके राइट आंसर क्या होगा बताइए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका जो दादा अब्दुल्ला थे, सेठ अब्दुल्ला, गुजरात के सेठ अब्दुल्ला, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक जो थे ये जमालुद्दीन अफगानी थे। कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी थे, इसे आप याद रखिएगा। कौन थे? जमालुद्दीन अफगानी थे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, जमालुद्दीन अफगानी, ठीक है। चलिए, सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस की स्थापना का विरोध किया था और उनके विरोध में 1888 में जो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना किया था। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? तायूनी आंदोलन चलाया था किसने?
चलिए सभी लोग आंसर कमेंट करेंगे, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यह चलाया था किसने, जौनपुर के करामत अली ने, ठीक है ना, 1839 में। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, ये 1893 में नहीं हुआ था, ये 1839 में हुआ था, तायूनी आंदोलन, ठीक है ना, तायूनी आंदोलन, और इसको जौनपुर के करामत अली ने चलाया था, ठीक है। चलिए, और एक फराजी आंदोलन है, फराजी आंदोलन की शुरुआत 1818 में जो है हाजी शरियतुल्लाह ने किया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारे 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था। इनकी पहली पुस्तक जो थी उनका नाम क्या था, बताइएगा। पहली पुस्तक जो था इनका नाम क्या था। 1803 में ही इनका जो है पहला पुस्तक था, उसका प्रकाशन हुआ था। उसका नाम था तुहफत उल मुआउद्दीन, तुहफत उल मुआउद्दीन, ये उनकी पहली पुस्तक थी, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए वेदांत ग्रंथ जो है, वेदांत ग्रंथ, ये 1815 में वेदांत ग्रंथ प्रकाशित हुआ था, इन्होंने लिखा था। तो इस हिसाब से पहली पुस्तक तो तुहफत उल मुआउद्दीन होना चाहिए, लेकिन बीपीएससी ने इसको वेदांत को, चूँकि यहाँ मेंशन सन किया गया है, तो 1815 में वेदांत ग्रंथ हुआ था, ठीक है। लेकिन पहली इनकी पुस्तक जो है ये 1803 में ही तुहफत उल मुआउद्दीन प्रकाशित हुई थी, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया था। तो सती को गैर कानूनी 1829 में किया गया था, 1829 में नियम 17 के द्वारा। नियम भी अगर पूछेगा, धारा भी पूछ ले, तो 17 के द्वारा किसने किया था, तो विलियम बेंटिक ने किया था, राजा राम मोहन राय के सहयोग से, ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन है, बताइए। सभी लोग आंसर कमेंट करती है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता यह आपको माना जाता है राजा राम मोहन राय को। भारत में इनको पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसके द्वारा रखी गई थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव जो है यह किसके द्वारा रखी गई थी। राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 ईस्वी के मैकाले के मिंट्स, ठीक है ना, इसी से पड़ी थी। क्लियर, याद रखिएगा। मैकाले का मानना था कि यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का एक कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से भी अधिक मूल्यवान है, जैसे कि मैंने स्टेटमेंट में आपको बताया भी था, ठीक है ना। चलिए और देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाए जाने को मंजूरी दिया था किसने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। मैकाले के प्रस्ताव को किसने दिया था, तो विलियम बेंटिक ने दिया था, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी को किस वर्ष जो है अपनी इसने फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया था 1632 में। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, स्टार मार्क लगा लीजिएगा, फेवरेट क्वेश्चन है बीपीएससी का, ठीक है ना। चलिए 1760 का जो प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध हुआ था, अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था, वांडीवास का युद्ध। चलिए बताइएगा कब हुआ था, 1760 में हुआ था। अंग्रेज और किसके मध्य में, फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था, ठीक है ना। अंग्रेज और फ्रांसीसियों का मध्य वांडीवास का युद्ध हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास का युद्ध हुआ था, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ही याद रखिएगा। चलिए तो ये फ्रांसीसी की हार हुई थी इसमें, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न कर लेंगे अब हम लोग कि किस वर्ष में जो है टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच मंगलुरु की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, मंगलुरु की संधि पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के मध्य मंगलुरु की संधि हुई थी। और इस संधि के बाद दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध था उसका अंत हो गया था, ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान 1799 में मारा गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब सौंपा था। तो फ्रेंड्स यह 12 अगस्त 1765 को सौंपा था, ठीक है ना, 12 अगस्त 1765 को। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, ठगों का उन्मूलन जो है किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ठगों का उन्मूलन जो है ये लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में हुआ था, ठीक है ना। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो फ्रेंड्स विलियम बेंटिक ने जो कैप्टन या कर्नल सलीमन था उसी के नेतृत्व में जो है ठगों का उन्मूलन किया था, ठीक है। तो यहाँ पर कैप्टन सलीमन दिया गया है या कर्नल सलीमन भी आपको मिल जाएगा, याद रखिएगा। देखिए किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण कर लिया, कभी
ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए 1843 में, 1843 में, याद रखिएगा, अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने सिंध का विलय जो है ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया था। ठीक है, तो ये चार्ल्स नेपियर, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? बंगाल में जो है यह आपका द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? तो बंगाल में जो है आपका द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत रॉबर्ट क्लाइव के समय में 1765 में हुई थी। तो यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया था। ठीक है ना। चलिए, द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है? तो द्वैध शासन का जनक माना जाता है लियोनेल कार्टिस को, सर लियोनेल कार्टिस को माना जाता है। ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? भारत में पहला रेलवे लाइन जो है यह किस गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? तो 1853 में बम्बई और थाने के बीच में डलहौजी के समय में बिछाई गई थी, और दूसरी 1854 में इसी के समय कलकत्ता से रानीगंज में बिछाई गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में रेलवे का जनक कह सकते हैं। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? मुंगेर का जो बरहिया ताल विरोध था उसका उद्देश्य क्या था, बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, मुंगेर में बरहिया ताल जो विद्रोह था, विरोध था, उसका उद्देश्य बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। और यह आंदोलन 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चला था। तो यहाँ पर देखिए बकास्त भूमि की वापसी की मांग। अगला प्रश्न हमारा कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो कुंवर सिंह का संबंध जो है ये जगदीशपुर से है, इसे आप जरूर याद रखेंगे, जगदीशपुर राइट आंसर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? तो इसको वर्णित किया है किसने, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर वीडी सावरकर हो जाएगा। कौन? वीडी सावरकर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? सभी लोग आंसर कमेंट करिएगा, इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा आयोग था? तो ये पील कमीशन था। पील कमीशन आपको याद होगा। ठीक है ना, पील कमीशन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पील कमीशन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पील आयोग, क्लियर, पील आयोग है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पील आयोग हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारतीय फौज के नवगठन के लिए पील आयोग गठन किया था, जिसने सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया, और यूरोपीय संख्या जो सैनिक थे उनकी संख्या जो 1857 से पूर्व मात्र 45,000 थी उसको 65,000 कर दिया गया था, और भारतीय सैनिकों की संख्या जो 2,38,000 थी उसको घटा करके 1,40,000 कर दिया गया था। और बंगाल में यूरोपीय सैनिकों और भारतीय सैनिकों का जो अनुपात था वह 1:2 रखा गया था। ठीक है ना, और मद्रास में 1:3 रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील विद्रोह किसके बारे में था? नील विद्रोह जो था यह किसके बारे में था? सभी ऑप्शन को पढ़िए और राइट आंसर बताइए। नील विद्रोह किसके बारे में था? तो फ्रेंड्स देखिए, रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, परंतु उनसे एक अमान्य मूल्य पर जो है ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं की भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो फ्रेंड्स, यह आपका रैयतवाड़ी प्रथा थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है ना, थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड के द्वारा इसको चालू किया गया था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैराजी आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? फैराजी आंदोलन की शुरुआत किया था किसने? तो हाजी शरियतुल्लाह के अनुयायियों ने। फैराजी आंदोलन जो है यह बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरियतुल्लाह के द्वारा चलाया गया था। ठीक है ना फ्रेंड्स, चलाया गया था, और अंत में यह संप्रदाय आपका बहावी दल में सम्मिलित हो गया था। तो हाजी शरियतुल्लाह राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण जो था ये क्या था? तो फ्रेंड्स, इसका तत्कालिक कारण जो था ये महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर था। ठीक है ना, महाजनों के द्वारा ऊंची
ब्याज दर। तो इसे आप जरूर याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, बीपीएससी टीआरई में ये ऑलरेडी पूछ लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सिद्धू और कान्हू। ठीक है ना, सिद्धू और कान्हू यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर ना, इसको आप ध्यान रखिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था। बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह जो हुआ था कहाँ पर हुआ था। 1831 में हुआ था बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र के सेभूम, पलामू, हजारीबाग और मानभूम क्षेत्र में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए सेभूम दिया गया है। ठीक है ना। चलिए, इनमें से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं किया था। बगावत नहीं किया था यह पूछा जा रहा है। तो बगावत जो है इसमें से नहीं किया था हैदराबाद के निज़ामों ने। ठीक है ना, हैदराबाद के निज़ाम को छोड़ करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका विजयनगरम का राजा, उसके बाद तमिलनाडु के पॉलीगर और त्रावणकोर के दीवान, ये सब ने किया था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है। तो ये आनंद मठ किसका है, बंकिम चंद्र चटर्जी का है, और ये आपका सन्यासी विद्रोह का है उल्लेख इसमें। ठीक है ना। चलिए, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी। तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड लिटन था। ठीक है ना, लॉर्ड लिटन था, इसको आप याद रखिएगा। इसी ने जो है अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति अपनाई थी। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर लॉर्ड लिटन हो जाएगा। ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न हमारा कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है सर्वप्रथम कहाँ पर लागू की गई थी। चलिए, तो सर्वप्रथम यह लागू किया गया था मद्रास में। ठीक है ना, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम मद्रास प्रेसिडेंसी में अलेक्जेंडर रीड के द्वारा 1792 में तमिलनाडु के बारामहल क्षेत्र में लागू की गई थी। इसके बाद यह व्यवस्था बम्बई प्रेसिडेंस में लागू की गई थी। थॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी व्यवस्था से है। ठीक है, तो यहाँ पर मद्रास राइट आंसर हो जाएगा। देखिए खालिस्तान दिया गया है में बिहार और बंगाल में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया था। तो ये आपका 1885 का है। ठीक है ना, 1885 करेक्ट आंसर हो जाएगा 1885 में। क्लियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डफरिन के समय में बंगाल और बिहार टेनेंसी एक्ट। चलिए, भारत में ठगी अतिक्रमण कम करने का श्रेय किसको जाता है। ठगी अतिक्रमण कम करने का श्रेय किसको जाता है। तो फ्रेंड्स यह विलियम बेंटिक को जाता है और सिलेमन की सहायता से किया था। तो यहाँ पर देखिए सिलेमन दिया गया है। इसलिए महात्मा गांधी जी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था। तो फ्रेंड्स इनको चलाया गया था अभियोग कब, तो 1917 में। ठीक है ना, याद रखिएगा 1917 में बिहार के चंपारण जिले में इन्होंने सत्याग्रह किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। और चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इनको महात्मा की उपाधि प्रदान किया था। चलिए, किस वर्ष जो है वीडी सावरकर हिंदू महासंघ के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वीडी सावरकर जो है ये किस वर्ष हिंदू महासंघ के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। तो फ्रेंड्स ये 1937 से लेकर के 1943 तक जो है हिंदू महासभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है ना, वीडी सावरकर ने अभिनव भारत सोसाइटी की भी स्थापना किया था, इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। तो 1937 से 1943, तो इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है ना, अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे 1937 में और ये 1943 तक रहे थे। ठीक है, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। चलिए, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचा था, बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ 23 मार्च 1942 को आया था। ठीक है ना, 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा था, जिसकी अध्यक्षता सर स्टैफोर्ड क्रिप्स कर रहा था 23 मार्च 1942 को। अगला प्रश्न करेंगे कि इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक कब पारित हुआ था। यह पारित कब हुआ था। तो फ्रेंड्स यह पारित कब हुआ था, तो यह पारित हुआ था, बताइए, माउंटबेटन योजना के आधार पर 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पेश किया गया था और 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा इस विधेयक को पारित किया गया था। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा कब, 16 जुलाई 1947 को, 16 जुलाई 1947 को, और हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा 15 जुलाई 1947 को। तो दोनों आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, मैंने आपको
ये मैराथन सेशन कवर कराया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको एक बार सभी लोग लाइक कर दीजिए और इसको फटाफट एक ग्रुप में फ्रेंड्स शेयर कर दीजिए।